तो दूरन लाइन पर ड्रामा हो रहा है। कभी पाकिस्तान मारता तो कभी अफगानिस्तान। युद्ध का नया फ्रंट तो लगता है, लेकिन न तो पाकिस्तान की औकात है युद्ध लड़ने की और न ही अफगानिस्तान की। दोनों बस बदला लेने की खाना पूर्ति कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान के सैनिक मरे, अब अफगान के लड़ाके मारे गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अब आगे क्या होगा, भारत को कितना सतर्क रहने की जरूरत है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार जो स्थितियां हैं वो गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ना ही पाकिस्तान युद्ध लड़ने की कगार और ना ही अफगानिस्तान। दोनों ही बस एक दूसरे को डरा रहे हैं, एक दूसरे से बदला लेने की खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो स्थितियां पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आर्थिक बदहाली का सामना पाकिस्तान कर रहा है और उस बीच अफगानिस्तान से यह दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले सवाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, दोनों ही ऐसी स्थिति में नहीं है कि युद्ध लड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ जो बदला लेने की खानापूर्ति यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। किस नजरिए से देख रहे हैं? जी हाँ साहिल जी, ये पिछले 3 दिन से एस्केलेट हुआ है और इस एस्केलेशन का कारण था कि तालिबान पाकिस्तान उसने बार बार पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया है, तो पाकिस्तान का हक बनता है कि उसको कंटेन करे। और हम लोग सब जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो अफगानिस्तान के अंदर में है, जहाँ पे कि पाकिस्तान ने हमला किया हुआ है। तो पाकिस्तान ये दुनिया को दिखाने की कोशिश, वो अपने सरजमीन पे आतंकी हमला देने वाले जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उसको सहन नहीं कर सकता है, उसको तबाह करने के लिए वो सक्षम है। और हो सकता है कि शायद भारत भी इससे एक लेसन ड्रॉ करे कि भारतीय जमीन पे जो भी जो जिहादी हमले होते हैं उसका ट्रेनिंग सेंटर जहां भी है, उसके आका जहां भी हों, वो चैन से नहीं रह सकते हैं, उनको तबाह करना जरूरी है। और हमने ये भी कल भी हमने ये देखा हुआ है कि वहाँ की जो पाकिस्तान के जो कुछ कमांडो हैं वो पीओके में तैनात हुए हैं और वहाँ से वो अपने आतंकी को भारत में भेजने के लिए, चाहे न्यू ईयर एव के लिए, चाहे 26 जनवरी आ रहा है उसमें मतलब उत्पात मचाने के लिए शायद वो काम कर सकते हैं। तो ये लेसन जो है दोनों के लिए है, अफगानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की नीति है या फिर भारत के लिए जो पाकिस्तान की नीति है, ये दोनों में कामयाब हो सकती है। अभी जो भारत का जो एक्शन है वो अभी पेंडिंग है, अभी तक भारत ने अपना कोई एक्शन दिखाया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने हवाई हमले करके जो वो उन 3 गांवों को जो तबाह किया था जो कि लखनऊ प्रोविंस में है, तो ये एक उन्होंने अपना साइन दे दिया, अपना जो मत है वो स्पष्ट कर दिया कि वो इसको टॉलरेट नहीं करेगा। क्षति कितनी हुई है वो अफगानिस्तान बता सकता है। उन्होंने बताया था कि 56 लोग उसमें मारे गए हैं, जिसमें कि औरत और बच्चे भी हैं। हमें ये भी पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविंस है जहाँ पे कि तहरीक तालिबान ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें एक जिहादी मतलब आत्मघाती जो 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 ट्रेनिंग होती है वो भी दी जाती है, जो कि बच्चों को भी दी जाती है, औरतों को भी दी जाती है। तो अगर ऐसे सेंटर वहां पे हैं तो मतलब पाकिस्तान के लिए जायज बनता है। अफगानिस्तान सॉवरेन स्टेट जरूर है, उसके ऊपर में हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐसी गतिविधियां होती है तो पाकिस्तान का अधिकार है। इसी तरह से अगर भारतीय सरजमीन पे हमले होते हैं जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जो जिहादी हैं वो करवाते हैं, चाहे वो आत्मघाती हो या और कोई हो, तो भारत को हक बनता है कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर को नेस्तनाबूद कर दे। तो ये जो चीज है, ये इक्विलिब्रियम मेरे ख्याल से कहीं न कहीं बनता है कि अगर आपको तबाह करने वाला कोई दूसरा मुल्क में शरण लिया हुआ है या ट्रेनिंग पा रहा है तो उसको आप खत्म करें। तो भारतीय सरकार, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय सरकार ने शायद इससे कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ किया हुआ है होगा कि जितने
भारत के खिलाफ जितने जिहादी सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, जी उसके ऊपर आंख आप रखिए। बालाकोट तो खत्म कर दिया, वो तो बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन आज के दिन में भी बहुत सारे जिहादी सेंटर्स वहां पे एक्टिव हैं, उनको खत्म कीजिए। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये ऐसे रहेंगी। एस्केलेशन वार के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सैन्य क्षमता है वो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता से लड़ाई करने के लायक नहीं है। जिहादी हमले कर लें, कवर्ट अटैक कर लें, जो जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो कर लें, हाँ लेकिन जो आमने सामने जो आर्मी का सामना होता है, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मेरे ख्याल से आज के दिन में ये कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान इसी तरह से वो अटैक करता रहेगा, अपने जिहादी के थ्रू, गुरिल्ला के थ्रू, या छिटपुट जो जो उनके टैंक हैं, अमेरिकन बड़े सशक्त टैंक हैं, इनकी मारक क्षमता लगभग 36 किलोमीटर तक है। तो इससे कुछ गोले अंदर में गिरेंगे, एक आध पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो तबाह होगी, कुछ और लोग मरेंगे। तो ये लो लेवल पे ये छिटपुट अटैक चलते रहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उनका सबऑर्डिनेट बने रहे, और अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उसके ऊपर में दादागिरी ना करे। तो ये आने वाले दिनों में भी होंगे। इसी साल 3 हवाई हमले हो चुके हैं, और अफगानिस्तान की तरफ से भी जो कुछ ना कुछ है वो अटैक रिस्पॉन्स वो पाकिस्तान के ऊपर में हुआ है। साहिल जी बिल्कुल ठीक है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। देवनाथ जी बहुत स्वागत है आपका भी जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, झा साहब ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई कि इस वक्त की जो स्थिति है, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो दोनों ही इस स्थिति में नहीं है कि युद्ध को और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, या जो युद्ध है वो एक्सकलेट होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। झा साहब का भी यही कहना है, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है। और अगर बात की जाए, जो कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे वो आज दुश्मनी पर उतर आए हैं। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरीके की तस्वीर देखी, अपनी बदहाली पर आंसू बहाने चाहिए, वो दूसरे देशों पर अटैक कर रहा है। क्या कहेंगे? जी हाँ, पाकिस्तान को अपना जो राजनीतिक दृष्टिकोण है अफगानिस्तान की तरफ को दो भाग से आकलन करना पड़ेगा। एक तो है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी जी, और एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो है वो है जो पाकिस्तान आज कर रहा है, ये निहायत छोटी बुद्धि का परिचय है कि कुछ टीटीपी के लड़ाके हैं वो आके पाकिस्तान में हमले करते हैं या फिर वापस जाकर अफगानिस्तान में डूरन लाइन के उस तरफ छुप जाते हैं, तो पाकिस्तान उन पर टैंक तोप से चढ़ाई कर देता है और पाकिस्तान एयरफोर्स भेज देता है उनके पीछे। ये बहुत ही सीमित बुद्धि का सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन समस्या का जवाब नहीं निकलता है। जी, भारत की तरफ देखिए, भारत में भी तो अक्रॉस द बॉर्डर कितने हमले हुए हैं। मैं म्यांमार बॉर्डर की याद दिला दूं। चीन की शहर पर म्यांमार बॉर्डर से ये जो आर्म्ड ग्रुप हैं, आर्म्ड मिलिशिया हैं, वो भारत में आकर 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में हमला करती थी, लेकिन हमने कभी भी म्यांमार में घुस के हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे एस्केलेशन हो जाती है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म, मतलब दीर्घ दृष्टि का दिखाता नहीं है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ये है कि पाकिस्तान को 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में तालिबान के साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी। और पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, ये खास बात है। ना अफगानिस्तान उनका दोस्त है, ना ईरान उनका दोस्त है। सिस्तान ईरान बॉर्डर पर भी उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है। भारत के साथ तो पाकिस्तान ने ही मुंह मोड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के तरफ कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ वो ट्रेड कर सके, तिजारत कर सके, लैंड बॉर्डर आसानी से कुछ चला सके, रेलवे लाइन खोल सके। तो पाकिस्तान तो अलग थलग बंद पड़ता जाए। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान अगर सही तरीके से व्यवहार करता है, दूरदृष्टिता दिखाता है, तो वो अफगानिस्तान की सरकार को बार बार डिप्लोमेटिक चैनल पर बोल सकते हैं कि आप इन लड़ाकों पर या इन आतंकवादियों को डूरन लाइन के उस तरफ, यानी अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल करें। इससे ज्यादा करने पर वही हर्ष होगा जो आज हो रहा है। वैसे दर्शकों को मैं बता दूं कि पिछले 40 साल में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर 400 से ज्यादा अटैक हुए हैं।
और पिछले 40 साल में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जो ये 400 से ज्यादा अटैक हुए हैं, इनमें पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, बॉर्डर मिलिशिया के कम से कम 1200 जवान मारे गए हैं पिछले 40 साल में, और इन करीबन 30 या 40 अफसरान भी मारे गए हैं। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जहां तक युद्ध की आशंका की बात है, देखिए शुरू डे वन से ही हमें सबको मालूम था कि तालिबान जो है, जब ये बोल रहा है कि हम 15,000 लड़के भेजेंगे कंधार से और हेरात से, युद्ध नहीं होगा। जैसे कि ग्रुप कैप्टन जहां ने बहुत क्लियरली समझाया, उभय तालिबान की एयरफोर्स शून्य है, पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी एयरफोर्स है। तालिबान की आर्मी, रेगुलर आर्मी भी, उनकी मिलिट्री फाइटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड है। पाकिस्तान की आर्मी उनके मुकाबले ज्यादा मजबूत है, ज्यादा प्रोफेशनल है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो युद्ध तो नहीं हो सकता, ये तालिबान को भी मालूम है, कंधार में जितने उनके लोग बैठे हैं सबको मालूम है जी। सिर्फ ये कि हाँ, उन्होंने अपना, ये पठान ट्राइब्स होती हैं, ये पठान ट्राइब्स में एक चीज का क्या होता है कि इनको ना अपना एक अजीब सा व्यवहार होता है, जिसे कहते हैं मर्दाना व्यवहार। इनको मैं मर्द हूं, मैं मर्द जैसा मर्दाना व्यवहार करता हूं, मैं पुरुष हूं। हिंदी फिल्मों में आपने डायरेक्ट डायलॉग देखा होगा जी। तो ये वो मर्दाना व्यवहार करते ये लोग हमेशा काउंटर अटैक करते हैं। ठीक है, तालिबान है, उनकी छोटी सोच है। पाकिस्तान को दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी और तालिबान सरकार के साथ कंधार में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑब्टेन करने के लिए उस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। भारत की तरफ देखिए, हमने भी तो 15 अगस्त 2021 के बाद भारत ने कुछ समय के लिए कंधार से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, सिखों का पलायन हो रहा था, मंदिरों और गुरुद्वारों की दुर्दशा हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में देखिए, भारत और काबुल के बीच में काउंसिल लेवल पे सब चालू काम। बॉम्बे में काउंसुलेट पूरा चल रहा है, दिल्ली में चाणक्यपुरी में अफगानिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव फुल फ्लेज्ड काम कर रहा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में तिजारत चालू हो गई है। तो ये भारत की दूरदर्शिता दिखाता है। जी ठीक है। जहां साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से आपने कई चीजें यहां पर उजागर करी और काफी कुछ समझ आ रहा है इस संघर्ष के बारे में, देवनाथ जी ने भी कई सारी बातें यहां पर रखी, लेकिन जिस तरीके से इस संघर्ष की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को अपना दायरा बढ़ाना होगा। जिस तरीके से देवनाथ जी ने कहा, उन्हें अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति में फर्क भी है। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल तो पाकिस्तान का ही है, और पाकिस्तान की ही ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके की सिचुएशन में फंसता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी से छिपा नहीं है, पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है या टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है जी। और आज के दिन में अफगानिस्तान भी वहीं कहीं न कहीं खड़ा है। वहां तो तालिबान का रूल है। अब तक हम लोग जानते हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। आज के भले ही रूस या चाइना, रूस ने ऑलरेडी शायद उसको मान्यता दे दी है या देने के प्रोसेस में है, चाइना भी कर रहा है। कुछ और लोग हैं जो स्टेट्स हैं जो तालिबान को मान्यता देने की सोच रहे हैं, लेकिन है तो वो टेररिस्ट स्टेट ही। बिल्कुल। अब देखिए, जब से पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है, मैं आपको वे बैक 1947 में लेके चलता हूँ, तब से अफगानिस्तान की जो आंखें हैं वो पाकिस्तान के 2 प्रोविंस पे टिकी हुई हैं। एक तो बलूचिस्तान था, जिसको वो चाहता था कि वो बलूचिस्तान उसका हिस्सा बने, जिससे उसको जो इंडियन ओशन है या फिर अरेबियन ओशन है, उसमें एंट्री मिले उसके थ्रू। और दूसरा फाटा या जो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, यहाँ पे मोस्टली पश्तून लोग रहते थे, तो इसको वो चाहते थे कि वो पश्तूनिस्तान बने। तो इसकी आंखें, अफगानिस्तान की आंखें इन दोनों प्रोविंस पे हमेशा के लिए रहेगी, और बड़े इफेक्टिवली, चाहे वो अपने सहायता से या पाकिस्तान के ही जो अंदर में जो मतभेद है पश्तून का और पाकिस्तानी सेना का, या जो कश्मीरी लोग हैं और पाकिस्तानी लोग हैं, जिस तरह से वहां पे रिप्रेशन होता रहा है दशकों से, अफगानिस्तान चाहता है कि ये जो दोनों स्टेट हैं ये पाकिस्तान से अलग हों। तो जब तक ये एम्बिशन उनकी रहेगी,
ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस चलता ही रहेगा। ये जो डोरेंट लाइन है उनको वो नहीं मानेंगे, तो ये प्रॉब्लम जो है वहां पे परसिस्टेंट है। अब यहाँ पे एक भारत का भी हक आता है, जिसको मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इसकी आपको संकेत हिंट दी जाए। अगर भारत चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन इसके जो पीओके एरिया है उसको ग्रहण कर लिया हुआ है, तो अपनी आंखें एक वो ट्राई जंक्शन पे बनाए रखें जहां पे कि तजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों की सीमाएं भारत से मिलती हैं। जी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अगर भारत अपनी आंखें बनाए, क्योंकि अब आज के दिन में जो दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है और वहां से जो कुछ पासेस आसपास हैं, इसके ऊपर में अगर भारत अपना कंट्रोल बनाए, और अगर भारत ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान को अपने फ्रेंडली स्टेट जैसे व्यवहार करे और फ्रेंडली जैसे उससे रिस्पांस पाए भी, तो ये जो एक जंक्शन है यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, या चीन का जो सीपीईसी चला रहा है वहां से, उसके खिलाफ में दोनों लड़के दोनों साथ मिलके एक ऐसी एक्शन को शुरू करें जिससे कि भारत का आधिपत्य वहां पे पुनर्स्थापित हो, और अफगानिस्तान से जो दशकों पहले एक डायरेक्ट बॉर्डर कांटेक्ट था, लगभग 30 किलोमीटर का दायरा था जहां पे के डायरेक्टली भारत का जो सरजमीन था वो पाकिस्तान से मिलता था। तो ये इसको अगर पुनर्स्थापित करे, तो आने वाले दिनों में अगर भारत से ये सोचता है कि उसको पीओके को वापस लाना चाहिए, शुरुआत कहीं न कहीं यहां से करना पड़ेगी, जिसमें कि अफगानिस्तान का भी भारत के ऊपर में साथ हो, और ये इस तरह का एक बेनिफिट अफगानिस्तान से भारत को मिल सकता है। आज के दिन में तो भारत को अफगानिस्तान से कोई सहायता नहीं मिली है, उल्टा जो भारत के जो लोग थे, चाहे सिख कह लीजिए, हिंदू कह लीजिए, उनका अफगानिस्तान में पूरा का पूरा जेनोसाइड हो गया है, जिसके लिए कि कोई बात करने के लिए तैयार है। ना भारत की संसद में इसकी चर्चा हुई, ना एचआरसी में इसकी चर्चा हुई है, और ना ही यूएनएससी में इसकी चर्चा हुई। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि अभी तक भारत जो है वो चुपचाप ये देखता रहा है, जो कि कभी किसी भी तरह से जायज नहीं है। तो या तो अफगानिस्तान से वो हेल्प लेके या उसका असिस्टेंस लेके इस कामयाबी जो है, इस ये जो पॉइंट है, इस कामयाबी में कुछ ना कुछ हासिल करें, जिससे आने वाले दिनों में हम सोच सकते हैं कि पीओके में हमारा वापस जो राज्य है या अधिपत्य है वो हो सकता है। नहीं तो इसमें कोई पॉइंट नहीं। भारत को अभी तक मैं कोई बड़ा जीत या कोई बड़ा असिस्टेंस हासिल करते हुए नहीं देख रहा हूं। इनकी आपस में वो झड़प जो है वो डिफरेंट जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो चलता रहेगा। पाकिस्तान में मैंने आपको बताई है कि वहां पे 43 जिहाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और तालिबान जो है वो अकेले ही इनसे निपटने के लिए सब सोचता है कि वो समर्थ है। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों से भारत को भी जो फायदा है वो लेने की सोचनी चाहिए। ठीक है, ठीक है देवनाथ जी। एक और चीज यहाँ पर, क्योंकि हम पाकिस्तान की जैसे बात कर रहे हैं कि इस वक्त स्थितियां जो हैं वो बहुत गंभीर हैं, और पाकिस्तानियों की बेवकूफ़ियों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बेवकूफ़ियां ही हैं, अपने देश में स्थितियां जो हैं वो इतनी गंभीर बनी हुई हैं, उसके बावजूद एक तरफ अफगानिस्तान से पंगा ले लिया, दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है तो वहां पर भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, पाकिस्तानी सेना का इन्वॉल्वमेंट वहां पर देखने को मिल रहा है, ट्रेनिंग वहां पर ली जा रही है। मतलब अपने देश में तो स्थितियां इतनी गंभीर हैं, उन पर काम करने की जगह इधर उधर कैसे कहां ताका झाकी की जाए, कहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, या भारत को सीधे शब्दों में मैं अगर कहूं तो भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको लेकर पाकिस्तान पूरी सतर्कता यहां पर बरतता हुआ दिखाई देता है। जी, पाकिस्तान में दिक्कत यह है कि वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, और वहां जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो अपने को दुनिया का सबसे महान महारथी समझते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस वक्त वो सोचते थे 1971 के पहले कि भारत को दो तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है, पश्चिम में पश्चिम पाकिस्तान से दबाव डालेंगे और पूरब में ईस्ट पाकिस्तान से भारत पर दबाव डालेंगे। अभी भी उनको फिर से वही सपना याद आ गया है
कि बांग्लादेश से दोस्ती कर लेते हैं। बांग्लादेश की इस वक्त कटुता है भारत के साथ, तो बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेनिंग दे देते हैं। अभी जनवरी के महीने में बांग्लादेश की नेवी को वो कराची में इनवाइट कर चुके हैं एक्सरसाइज अमन में पार्टिसिपेट करने के लिए। पाकिस्तान बांग्लादेश को आर्म्स, अम्युनिशन, गोला बारूद सप्लाई कर रहा है बहुत बड़ी तादाद में। और तो और पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि कमर्शियल शिपिंग चालू हो जाए कराची के बीच में और चट्टग्राम के बीच में। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि फिर से वो ऊंट को तंबू में घुसा देगा बांग्लादेश में। तो ठीक है, पाकिस्तान की समझ वो जाने, उनके पास ऐसा करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास अपने देश की जनता को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, हाइजीन के लिए साफ पानी संयंत्र चलाने के पैसे नहीं है, लेकिन वो बांग्लादेश की मदद करने चले हैं। स्थिति जरा हास्यास्पद है, क्योंकि वो देखिए क्या होता है, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनमें एक ग्रैंड फीलिंग है, वो अपने को बहुत महान समझते हैं, अपने को चंगेज खान और महान मंगोल्स के बराबर साबित करने की कोशिश। कभी कभी उनको, पाकिस्तान के जनरल्स को सपना आ जाता है कि वो शायद जैसे मुगल्स थे, बाबर थे, वो ऐसा बनना बनना चाहते हैं। गलत फहमी रहती है, अब क्या करें इनके दिमाग में। लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश में जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे, चाहे देर सवेर हो, अगले साल के अंत तक हो, जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे तो सरकार बनने के बाद डेफिनेटली वो भारत के साथ जो कटुता है वो कम कर देंगे। फिलहाल बांग्लादेश में वो भारत के साथ कटुता क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है सर। क्योंकि जो बीएनपी के समर्थक हैं वो वोट देते हैं, पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अलर्ट हैं। अगर पाकिस्तान शह देगा बांग्लादेश से, हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के आसपास गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, हम उनसे 10 कदम नहीं 100 कदम आगे हैं इंटेलिजेंस के मामले में, और हमारी सुरक्षा बल एकदम चाक चौबंद और अलर्ट है। ठीक सर जी, चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब भी जारी हैं, स्थितियां पाकिस्तान के अंदर बहुत गंभीर हैं, लेकिन उसके बावजूद इधर उधर हाथ पैर मारता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता हुआ नजर आता है, और साथ ही साथ भारत को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर पाकिस्तान छोड़ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भारत की अगर बात करें तो पाकिस्तान से कई हजार कदम भारत आगे है। यानी जिस तरीके का संघर्ष डूरंड में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का ड्रामा वहां पर देखने को मिल रहा है, उससे भारत को फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और भारत को किसी तरह का कोई नुकसान यहां पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। नुकसान अगर किसी का है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान आगे किस तरीके की और नापाक हरकतें करता है या कोई समझदारी भरा कदम यहां पर उठाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल डूरंड में स्थितियां गंभीर है, दोनों ही अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो एक दूसरे पर बदले को ले खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन युद्ध ना होने की कगार पर अब भी बना हुआ है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।